सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जो देश के प्रमुख आलोचकों में शुमार हैं, मंच पर मेरे साथ उपस्थित मुकेश वर्मा जी, प्रज्ञा जी, आशुतोष जी, प्रकाश कांत जी, हरि भटनागर जी, भाई पंकज सुबीर जी, और सामने बैठे बहुत सारे मित्रों जिनमें राम कुमार हैं, हरिनारायण जी भी आए हैं, श्याम हैं, शशांक हैं। सारे लोग जहाँ बैठे हैं मित्र ही हैं और भोपाल की साहित्यकारों की गैलेक्सी यहाँ है। मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में श्रोता यहाँ पर आए, और ये भी कि शायद मुझ में दिलचस्पी उनकी है और इसीलिए वो मेरी रचनात्मकता से वाबस्ता होने के लिए यहाँ पधारे हैं। मित्रों, रचना प्रक्रिया के बारे में बात करने का बहुत समय नहीं है, लेकिन मेरी एक कविता है, उसका नाम दूसरा उपन्यास है और पंकज को बड़ी पसंद है वो कविता। तो पहला उपन्यास तो एक तरह की पहचान और भावुक फॉर्मुलेशन से निकल जाता है, लेकिन दूसरे, तीसरे और विशेषकर चौथे उपन्यास तक आते आते आपके पास में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उपन्यासकार इस बात को जानता है। अभी हाल में ही मैं उपन्यास पर भी कुछ लिख रहा था और आर्ट ऑफ द नॉवेल का अनुवाद भी कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उपन्यास को किस फर्स्ट पर्सन में कहा जाए कि थर्ड पर्सन में कहा जाए, ये बहुत बड़ी दुविधा उपन्यासकार के सामने होती है। और अगर वो फर्स्ट पर्सन में उसे लिखता है तो उसमें इंटीमेसी के किस लेवल तक जाएगा, ये उपन्यास की गहराई को भी कम करता है। दिखता मतलब फर्स्ट पर्सन का उपन्यास बढ़ाता है, लेकिन ये चिंता उसको कम करती है। सामान्य रूप से उपन्यास थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं जहाँ बहुत ही फ्रीडम होती है कि आप बहुत सारा चीज़ों को समेट लें। ये दुविधा मेरे सामने भी थी। अंततः इसको थर्ड पर्सन में लिखा गया और बहुत सारी चीज़ें इसमें उस तरह से पहचानने वाले लोग पहचान लेंगे। दूसरी बात, लंबी कहानियाँ इस बीच में मेरी छपती रहीं बहुत सारी, और लंबी कहानियाँ अपने शिल्प को तोड़ के उपन्यास में घुस जाती हैं। और वो उपन्यास में घुस जाने का मतलब ये है कि शायद आपके विचार का फलक इतना बड़ा हो गया है कि आपके लिए कहानियाँ लिखना थोड़ा मुश्किल हुआ है। लघु कहानियाँ या छोटी कहानियाँ जिनको कहते हैं। पिछले दिनों नौ बिंदुओं के खेल का जिक्र हुआ और सतह पर तैरती उदासी का जिक्र हुआ। ये सारी मेरी लंबी कहानियाँ थीं और पहले एक लंबी कहानी के बारे में ही मैंने सोचा था, लेकिन अंततः ये लघु उपन्यास के शक्ल में आया। हरिनारायण जी के यहाँ सबसे पहले छपा था कथा देश में, और बाद में इसको उपन्यास की शक्ल में आज हम देखते हैं। दो तीन बातें मैं कह दूं पहले, इसके पहले कि मैं पाठ करूं। तमाम जटिलताओं के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कहानी जो है वो कहने की चीज़ है, उसे कहा जाना चाहिए। और मैं सरलता के पक्ष में हूँ। एक तरह से देखा जाए तो सहजता और सरलता के पक्ष में हूँ। शायद आपका मानस भी ये परिभाषित करता है कि आप कैसी दृष्टि रखते हैं, तो उस पर आपका प्रस्तुतिकरण भी निर्भर करता है। बाहर और भीतर की भी डिबेट चलती है, तो सामान्य रूप से जब आप बाहर के बारे में लिखते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि पाठक के भीतर एक कथा चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है कि बाहर की तरफ ज़्यादा झुकी हुई कथ्य दिखे, लेकिन मेरी अपेक्षा रहती है कि पाठक इसको भीतर से फिर से खोल के देखेगा। इसमें सपने जो हैं वो सूत्रधार की तरह हैं। ये खुद कथ्य जो है सपना नहीं है, लेकिन सपने इसमें सूत्रधार की तरह आते हैं और सूत्रधार की तलाश के बारे में उस कविता में लिखा गया है। इसमें सपनों को सूत्रधार की तरह रखा गया है। तीसरी बात, मैं इतिहास के बिना कहानी या उपन्यास को सोच नहीं पाता। मुझे इतिहास और अपने आप को समय में प्लेस करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है यदि मैं किसी कथा को कहना चाहता हूँ तो। और दूसरी बात, लोकेल को एस्टेब्लिश किए बिना भी कहानी कहना मुझे मुश्किल जाता है। मैं
अमेरिका में ये ट्रेंड चला है और बहुत सारे वो लोग जो अब यथार्थ से सीधे मुठभेड़ करना नहीं चाहते हैं, वो उपन्यास को किसी पीछे के पीरियड में और बहुत पुराने पीरियड में या पौराणिक पीरियड में प्लेस करके कुछ कह रहे हैं आजकल। उसके बारे में भी युवा उसको बहुत पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि आज के समय में लोकेल को एस्टैब्लिश करते हुए भी बात कही जानी चाहिए। और अंत में उपन्यास लिखना एक उत्साह का काम भी है, पर वो एक आपको उदासी भी देता है और उदासी में छोड़ जाता है। तो एक तरह का अवसाद और उदासी भी उपन्यास जनरेट करता है। मेरे उपन्यासों में ये बात है, लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा, मुकेश भाई ने, कि आशा की एक किरण लगातार बनी रहती है। और क्योंकि अवसाद मेरे पास बहुत देर तक टिक नहीं पाता, तो मैं किसी न किसी अंत में किसी एक्शन में उसको लेकर आगे जाता हूँ। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने कहीं। मैं अगले लगभग आधा घंटे में छोटे छोटे 3 अंशों में आपको ये उपन्यास के कुछ अंश सुनाऊंगा। 10-10 मिनट का समय लूँगा और उम्मीद है कि आधा घंटे में अपनी पूरी बात कह पाऊँगा। एक तो प्रारंभिक है, एक बीच का अंश है और एक लगभग अंत के पहले का अंश है, तो आपको उसका पूरा अनुमान लग सकेगा। शहर के प्रख्यात रंगकर्मी अभिषेक बैनर्जी ने अपने दोस्त कार्तिक त्रिवेदी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है दोस्त, कुछ परेशान से लग रहे हो? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक और अभिषेक गहरे दोस्त थे। कार्तिक का काम था टेक्नोलॉजी और अभिषेक का रंगकर्म, लेकिन संगीत में डूबना दोनों को पसंद था। उसी बहाने एक म्यूज़िक कंसर्ट में उनकी मुलाकात भी हुई थी, जो अब गहरी दोस्ती में बदल गई थी। वे अक्सर रात में एक दूसरे के घर मिलते, कभी आमिर खां, कभी रविशंकर, कभी अमजद अली और कभी भीमसेन जोशी जैसे बड़े संगीतकारों को सुनते, और कभी अयान अली, अमान अली और कौशिकी चक्रवर्ती जैसे एकदम युवा संगीतकारों के साथ उनके लंबे सेशंस होते। रात ढलती जाती, दोनों दोस्त अपने अपने काम की चिंता संगीत में डुबो देते। संगीतकारों के गुण दोषों पर बात करते, नए प्रयोगों पर चर्चा करते, नए फ्यूजन बैंड्स, जैज़ और कॉयर ग्रुप्स पर फिदा रहते। देशी विदेशी, पूर्वी और पश्चिमी, लोक और आधुनिक, कुछ भी उनकी जद से बाहर नहीं था। वे म्यूज़िक विदार्ड थे, वे कानसेन थे, वे संगीत प्रेमी थे। देर रात तक चले संगीत के ऐसे किस्से सेशंस के बाद वे अपने आप को फिर से तरोताज़ा महसूस करते थे और अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते थे, फिर किसी शाम इसी तरह मिलने के लिए। अपने नाट्य दल के साथ किए गए विदेशी दौरों के कारण अभिषेक करीब 1 साल बाद शहर वापस लौटा था और आते ही उसने अपने दोस्त कार्तिक की याद की थी। बीच बीच में खतों किताबत यानी ईमेल और वीडियो चैट तो होते रहे थे, लेकिन मुलाकात एक लंबे समय के बाद हो रही थी। अभिषेक ने फिर पूछा, यार पिछली मुलाकात में तो तुम मुझे हंसते मुस्कुराते मिले थे और तुम्हारा काम भी शानदार चल रहा था, फिर साल भर में ही हमारे दोस्त के चेहरे पर ये उदासी कैसे? सच कहूँ तो उदासी तुम्हारे चेहरे पर फपती नहीं है। मुझे तो वही मुस्कुराने वाला कार्तिक पसंद है, लोगों को साथ लेकर चलने वाला, हर बार उत्साह से भरा, किसी न किसी काम में लगा। अब की बार कार्तिक ने जवाब दिया, उदास नहीं हूँ यार, थोड़ा परेशान हूँ। आहा, तो तुझसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ। तो भाई बताओ ना, क्या परेशानी है? अब हम आ गए हैं, सारी परेशानी दूर कर देंगे। कार्तिक अभी भी चुप रहा। अभिषेक ने उसे बनाते हुए कहा, अच्छा चलो, आज शाम को संगीत का एक सेशन करते हैं। मेरे पास कुछ अमेजिंग बैंड्स हैं, मिलकर संगीत सुनेंगे, शानदार ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे, सारी परेशानी दूर। नहीं नहीं यार, शायद उससे मेरी परेशानी दूर ना हो। तो बताओ तो, शायद हम लोग मिलकर कुछ हल ढूंढ लें। इस बार कार्तिक ने झिझकते हुए कहा, यार मैं एक सपने को लेकर बहुत परेशान हूँ। अभिषेक ठठाकर हंसा। वो थिएटर का आदमी था। उसने अभिनय करते हुए कहा, सपने से?
यार आजकल ये मीडिया वालों ने अपनों के सपनों से भयानक आतंकित कर रखा है। जब तक एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार नहीं खरीदी, अपनों का सपना पूरा नहीं होगा। 27 इंच का टीवी नहीं लिया तो सपना अधूरा ही रह जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस की फला पॉलिसी नहीं खरीदी तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और रंगीन दानेदार कंडोम नहीं पहना तो अपनों के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और जब तक वे पूरे नहीं होते, आपको चैन से नहीं बैठना है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए भी आपको कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करना होगा, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगी। हालांकि बच्चा चीख चीख के कह रहा होगा कि वह दोस्तों के साथ खेलता खूलता ही अच्छा था और वो अपने सपने खुद पूरे कर लेगा, पर आपको तो मीडिया का दिखाया सपना पूरा करना है। कमाल की मूर्खता है यार। और क्या मूर्खतापूर्ण सपने हैं। जैसे इन्हीं सपनों से अपनों का जीवन सफल हो जाएगा। संसार को बदलने का कोई बड़ा सपना नहीं, ईश्वर को पाने का भी कोई बड़ा विचार नहीं, बस कुछ छोटे छोटे तुच्छ सपनों से आपको घेर दिया गया है। तुम ऐसे ही किसी सपने के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं यार, ये बात नहीं है। अब अभिषेक ने अपने अभिनय में अतिरेक पैदा किया, तो क्या इस बीच डरावनी फिल्में देखते रहे हो? सपने में घोड़े पर सवार विलेन चला आ रहा है, उसने मास्क पहन रखा है, वो घोड़ा लगभग तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा देता है और तब तुम देख पाते हो कि उसके कलाई में एक ब्रेसलेट लटक रहा है, जो तब भी जब आज से 25 साल पहले उसने तुम्हारे परिवार पर हमला किया था। तुम्हें भयानक गुस्सा आ जाता है, तुम थरथर कांपने लगते हो। कट। दूसरा सपना। एक तहखाना है जिसमें जाने की मनाही है, लेकिन एक बच्चे के रूप में तुम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए तहखाने में चले जाते हो, जहाँ खिलौने अपने आप हिलने लगते हैं, खिड़की झप से खुल जाती है, पुराने ज़माने की आराम कुर्सी आगे पीछे होने लगती है। तुम कदम बढ़ाते हो, अचानक फर्श अपनी जगह से हट जाता है, तुम एक अंधे कुएं में गिरते हो, गिरते जाते हो और जहाँ तल से टकराते हो वहाँ एक बच्ची की लाश है, लाश जो एकदम खड़ी हो जाती है और तुमसे कुछ कहना चाह रही है। तुम डर जाते हो, भय से तुम्हारी घिग्गी बन जाती है। या बस यार अभिषेक, तुम मेरे सपने को मजाक समझ रहे हो। मैं सीरियस हूँ, मेरा सपना इस तरह का नहीं है। तो यार किस तरह का है, कुछ बताओगे भी? कार्तिक ने कुछ झिझकते हुए पूछा। मेरा सपना एक टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में है। हाँ, यहाँ भी एक टेलीविज़न स्क्रीन। हाँ, एक विशालकाय टीवी स्क्रीन जिसमें मुझे भारत सरकार के एक मंत्री बैठे नज़र आते हैं। वे बढ़ चढ़ कर डींगे हाँक रहे हैं, उन सब कामों का श्रेय ले रहे हैं जो मैं जानता हूँ उन्होंने कभी किए ही नहीं। और वो सुंदर सी टेलीविज़न एंकर, वो उन्हें और ज़्यादा डींगे हाँकने के लिए उत्तेजित कर रही है। यार ये तो बढ़िया सीन है, इसमें परेशानी की क्या बात है? कार्तिक ने कहना जारी रखा। मंत्री जी के एक तरफ कंसल्टेंट त्यागी बैठा है और दूसरी ओर सेक्रेटरी राजशेखर। वे परियोजनाओं की रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, दोनों तरफ खड़े होकर बैनर पकड़ते हैं और मंत्री जी की ओर एक प्रेमी जैसी सहलाती निगाहों से देखते हैं। योजनाओं पर योजनाएं ली जा रही हैं, टेंडर पर टेंडर लिए जा रहे हैं, दावे पर दावे किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर झूठे हैं, पर कोई उनसे कुछ नहीं कहता। कभी कभी कुछ नए चेहरे भी उस दृश्य में जुड़ जाते हैं, पर ये तीनों बने रहते हैं, मंत्री जी, त्यागी और चंद्रशेखर, राजशेखर। परफेक्ट। मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। ये मंत्रियों, उनके सचिवों, उनके कंसल्टेंट्स का काम ही है। अजीब ये है कि मैं अक्सर उस टेलीविज़न स्क्रीन के भीतर घुस जाता हूँ, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में जाकर त्यागी का गला पकड़ लेता हूँ, कई बार राजशेखर के सामने टेबल पे बैठ जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, उन सब वादों का क्या हुआ जो तुमने किए थे? मैं एंकर से पूछता हूँ कि आप चिल्ला चिल्ला कर इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? मंत्री जी की सिक्योरिटी आ जाती है, एंकर और मंत्री चीख पुकार मचाने लगते हैं। राजशेखर चीख कर कहता है, इस देशद्रोही को बाहर निकालो। मैं बाहर की ओर धकेला जाने लगता हूँ, प्रतिरोध करता हूँ, धक्का मुक्की करता हूँ, धक्का मुक्की बढ़ जाती है। अब अभिषेक को सीरियस हुआ। यार ये तो कुछ गंभीर बात लगती है। फिर जब भी ऐसा होता है मैं एक अजीब खुशी से भर जाता हूँ। एक बार तो मैंने एंकर से माइक छीनकर बोल भी दिया था कि इस पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रही है। शायद ये ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, या शायद चैनल ने ब्लॉक कर दिया हो। मत भूलो कि तुम सपने में थे। हाँ, पर मुझे ये वास्तविकता जैसा लगता है, कुछ कुछ सरियल। मुझे ये सपना अलग अलग रूपों में आता ही रहता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं वास्तव में ऐसा व्यवहार न कर दूं। अभिषेक सुनकर गंभीर हो गया।
उसे कार्तिक की ओर से थोड़ी चिंता हुई। आखिर वो उसका जिगरी दोस्त था। वे अपने अपने क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़े थे और कठिनाई में एक दूसरे का संबल बने रहते थे। कार्तिक एक सफल उद्यमी था और उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उसकी प्रतिष्ठा गिराए। पिछले 1 साल में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसने सैकड़ों लोगों के आदर्श उसके उत्साही मित्र को इस बुरे सपने से घेर दिया था। उसने सोचा थोड़ा और पता करना चाहिए। देखो पार्टनर, ये जानी बूझी बात है कि सपने किसी व्यक्ति की अधूरी आकांक्षाओं का प्रतिफलन होते हैं। फ्रायड ने कहा भी था कि वे आपकी इच्छाओं और असुरक्षाओं को अपने तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं। तुम ढूंढो कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम वैसे आदमी हो नहीं जैसा तुम्हारा सपना है। तुम सपने से बाहर आओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कार्तिक ने कहा, मैं भी इस सपने से बाहर आना चाहता हूँ, पर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या इससे पीछा छुड़ाने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रहा था। ज़रूर करूँगा, मगर कैसे? दोनों दोस्त कुछ देर चुप रहे। फिर अभिषेक ने कहा, ऐसा करते हैं, हम एक बार तुम्हारे पूरे अनुभव से गुजरते हैं, फिर मिलकर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। ठीक है। मैं कोई मनोविश्लेषक तो नहीं, पर मैंने दुनिया देखी है और तुम्हारा मन पहचानता हूँ। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। आई एम श्योर थिंग्स विल वर्क आउट। तो अगले 3 दिन तक दोनों को दोस्त कार्तिक के घर बैठे। इस बैठक में जो किस्से, संस्मरण और अनुभव कार्तिक ने सुनाए वे बहुत ही दिलचस्प थे। अभिषेक को आश्चर्य हुआ कि इतना कुछ घट रहा था, मगर कार्तिक ने कभी इतनी गहराई से उसमें शेयर नहीं किया। बैठक की शुरुआत में ही उसने तय कर लिया कि वो कार्तिक के पूरे अनुभव को एक तरतीब देगा, उसे लिखेगा। वो बीच बीच में नोट्स लेता जा रहा था, कभी कभी मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल भी कर लेता था। अंततः एक रंगकर्मी की समझ के साथ उसने ये कहानी लिखी। शुरुआत में उसका मानना था कि वो कार्तिक की मदद के लिए इस पूरे अनुभव को लिख रहा है, पर कथा के अंत तक आते आते वो ये मानने लगा कि ये हमारे आज के समय की ज़रूरी कथा है, इसे आप तक अवश्य पहुंचना चाहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है अभिषेक बैनर्जी द्वारा लिखी कार्तिक कथा, सपनों की दुनिया में ब्लैक होल। ये इसका पहला चैप्टर था। उपन्यास आगे बढ़ता है और कार्तिक अपने मॉडल को स्थापित करता है, लोगों का दिल जीतता है, सरकार को कन्विंस करता है। सरकार इसको देखने के लिए और इसके बारे में और जानने के लिए मन बनाती है। सेक्रेटरी राजशेखर थोड़ा और गहराई से देखते हैं। वो उनका जो सहयोगी है त्यागी, वो ऐसा मानता है कि सेक्रेटरी बहुत गंभीर है और वो वास्तव में इसको फॉलो करेगा। पर एक जगह वो कहता है, हम इसमें से इतना ही लेंगे जितना हम चाहते हैं। हम सरकार हैं, हम टेंडर और एग्रीमेंट पे चलते हैं। तो इस तरह ये कथा आगे बढ़ती है। जब ये मॉडल वास्तव में बहुत फैल जाता है तो सेक्रेटरी साहब त्यागी को बस्तर की ओर भेजते हैं, जहाँ पर कि जाओ देख के आओ कि वो क्या कर रहा है। त्यागी बस्तर गया है और उसको दिल्ली में बताया गया था कि बस्तर जाओ तो नक्सलवादियों से बच के रहना, वहाँ पे बड़ी नक्सल हिंसा वगैरह हो रही है। ये पहली ट्रिप तक जगदलपुर तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पे उसके मन में शंका पैदा होती है। तो ये चैप्टर उसके बारे में है। विकास की डिबेट भी इसमें है। सुबह नाश्ते की टेबल पर त्यागी ने देखा अनूप कार्तिक के कान में फुसफुसाकर कुछ कह रहा है। कार्तिक का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। उसने त्यागी से पूछा, क्या आप और आगे चलना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई दिक्कत है? नहीं, यूँ हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर आगे वो एरिया है जिसे आपकी परिभाषा में LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्षेत्र कहा जाता है। अनूप बता रहा है कि सुकमा की तरफ कुछ मूवमेंट की खबर है। त्यागी के चेहरे पर कुछ घबराहट नजर आई। तो फिर कार्तिक ने अनूप से पूछा, अपने केंद्रों को खबर कर दो, जिस रूट से जाएंगे उससे वापस नहीं लौटेंगे, और वे भी मित्रों को बता दें कि त्यागी जी उस तरह के सरकारी अफसर नहीं हैं। त्यागी ने सशंकित होते हुए पूछा, मित्र मतलब? वही लोग, उनसे बात किए बिना यहाँ कोई काम थोड़ा ही होता है, उनकी समानांतर सत्ता है। फिर दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा तक की यात्रा ठीक ठीक निपटी।
दंतेवाड़ा मंदिर में दर्शन किए गए। रास्ते में कार्तिक ने त्यागी को जीरम घाटी दिखाई, जहां बड़ा हत्याकांड हुआ था। त्यागी को पहली बार एहसास हुआ कि कितनी कठिन परिस्थितियों में फील्ड में काम होता है। वे अधिकतर केंद्र शिक्षा के काम में लगे थे, क्योंकि शिक्षा ही वहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। प्रत्येक केंद्र पर एक दो अनजान चेहरे नजर आते, जैसे उन पर निगाह रखी जा रही हो। उनकी अनूप से आंखों ही आंखों में कुछ बात होती, फिर वे चले जाते। लौटते समय शाम घिरने के साथ साथ त्यागी जी की घबराहट बहुत बढ़ने लगी। वे जल्दी से जल्दी जगदलपुर पहुंचना चाहते थे। कार्तिक दिलासा देता जा रहा था, घबराइए नहीं, हम लोग साथ हैं। जगदलपुर पहुंचकर उनकी जान में जान आई। खाना खाने के बाद जब सब लोग लॉन पर बैठे तो उन्हें दिन भर के अनुभव पर बात करने की आवश्यकता महसूस हुई। दिल्ली में त्यागी जी के दोस्तों ने उनसे कहा था कि बस्तर जा तो रहे हो, पर ज़रा संभल कर जाना, कहीं भी नक्सलवादी हिंसा हो सकती है। आज दसियों मीलों तक फैले निर्जन वनों, पहाड़ों और छोटी छोटी बसातों से गुजरते उन्हें एक साथ दो अनुभूतियाँ हुई थीं। एक अद्भुत शांति और सौंदर्य की, और दूसरी ठंडी दहशत की। कितना शांत और सुंदर था पूरा वन प्रांतर, मगर कितना निर्जन। अगर यहाँ कुछ भी हो जाए तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। सुकमा कलेक्टर को बंधक बना तो लिया था, कितनी मुश्किलों के बाद उसे छोड़ा। भय की एक लहर सी उसके शरीर से होकर गुजर गई। लेकिन कार्तिक की टीम में उन्हें ऐसा कोई भय नहीं दिखा। वे वहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे। उन्होंने आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा से पूछा, कार्तिक जी, आपको यहाँ कभी नक्सलवादियों ने परेशान नहीं किया? कार्तिक के चेहरे पर एक भाव आया और एक गया, जैसे उसे सवाल अच्छा नहीं लगा हो। उसने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने साथ बैठे लोगों से परिचय कराया। आइए आपको अपने मित्रों से मिलवाता हूँ, सभी इसी इलाके से आते हैं। ये हैं लक्ष्मैया वासम, किष्टैया कुंडेम और भीमैया जी, जो सभी बीजापुर से हैं। और ये मुराराम, पत्तीराम पोडियाम, काहरू कोर्राम और सकालू जी, ये सब नारायणपुर से हैं। ये सोनी मरकाम और समारू बघेल और बुधराम, ये सब लोग जगदलपुर के ही हैं। अनूप के साथ आसपास के विकास खंडों में सेंटर चलाते हैं। नक्सलवाद पर बात करनी है तो इनसे करिए। त्यागी ने उन लोगों को पहली बार नोटिस किया। गहरी धसी आंखों और गालों की उठी हुई हड्डियों वाले युवक, जिनके घने काले बाल घुंघराले से थे, और चपटे नाक नक्श की युवतियाँ जिनकी आंखों में चमक थी, आसपास गोला बनाकर बैठे। उनमें से एक युवती सोनी मरकाम ने कहा, हमें क्यों परेशान करेंगे? मूल लड़ाई जल, जंगल और ज़मीन की है। पर यह सब तो नेशनल रिसोर्स है, देश के विकास में इसका उपयोग होना चाहिए। अब लक्ष्मैया वासम ने, जो ग्रेजुएशन कर चुके थे, कहा, सर, मूल दिक्कत इसी बात से है। विरोध विकास का नहीं है, विरोध इस बात का है कि हमें उस विकास में शामिल नहीं किया जा रहा। सदियों से हमारे पूर्वज इस इलाके में रहते आते हैं। अगर आप हमारे पारंपरिक कामों को ख़त्म कर हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उनमें हमें भी तो शामिल करिए। बुधराम, जो अब तक चुप बैठे थे, ने अचानक कहा, और ये प्रोजेक्ट, ये हमारे नदियों पहाड़ों का क्या कर रहे हैं? आप बेलाडीला माइंस के कारण लाल हो चुकी शंखनी डंकनी नदियों को देखिए। कितने लोग उन्हीं का पानी पीते हैं और बीमार पड़ते हैं, मरते हैं। उनकी किसी को चिंता नहीं। कार्तिक ने, जिसने बस्तर में प्रवेश करने के पहले यहाँ का गहरा अध्ययन किया था, हस्तक्षेप करते हुए कहा, असल में आज हम जिसे नक्सलवाद कहते हैं, ये चारू मजूमदार के समय से बहुत आगे आ गया है। चारू मजूमदार ने ज़मींदारों के गोदामों पर हमला किया था कि उनके अनाज को गरीबों में बांटा जा सके। अब लड़ाई वहाँ से बड़े बड़े संसाधनों तक पहुँच गई है। अगर जल, जंगल और ज़मीन, जिन पर आदिवासी निर्भर करते हैं, को सरकार छीने तो उसे उनके जीवन की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हिंसा करेंगे। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, आप उसका उपयोग करें। सोनी मरकाम ने अब थोड़ा गुस्से से कहा, देखिए, हमारे समाज की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ही थी और वो सदियों से चली आ रही थी। आपने उसके बदले ग्राम सभाएं बना दी। पर क्या ग्राम सभा से पूछकर काम होता है? और फिर ग्राम सभा को भी सरकारी अधिकारी मैनिपुलेट करते हैं, फर्जी दस्तखत करवा लिए जाते हैं, आदिवासियों की सरलता और निरक्षरता का लाभ उठाया जाता है। अगर विरोध होता तो पुलिस भेज दी जाती है। हिंसा इसलिए होती है।
मैंने कहीं पढ़ा था कि खुद बस्तर के लोगों ने हिंसा का विरोध किया था, इसके लिए तलवा जुलूम आंदोलन चलाया गया था। सोनी मरकाम ने अपनी बात कहना जारी रखा। सलवा जुलूम कोई लोगों का नहीं, सरकारी किस्म का आंदोलन था। खुद सरकार ने हमारे बीच से ही करीब 3000 लोगों को नौकरी देकर लाठी डंडे पकड़ा दिए थे। उनमें से कई लोग बाद में हुई हिंसा में मारे गए। फिर भीतरी इलाकों के गांवों को ज़बरदस्ती सड़क के किनारे आने पर मजबूर किया गया कि भीतरी इलाकों में नक्सलियों के सपोर्ट को ख़त्म किया जा सके। गांव के गांव जला दिए गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। फिर सलवा जुलूम बंद हो गया। कार्तिक को मालूम था कि खुद सोनी मरकाम के माता पिता सलवा जुलूम के दौरान पुलिस हिंसा के शिकार हुए थे। उसके मन में नक्सलियों और पुलिस दोनों के लिए तलखी भरी हुई थी। उसने बात की दिशा बदलते हुए कहा, सलवा जुलूम जैसे प्रयास त्यागी जी झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी हुए थे, पर वहाँ भी वह असफल ही रहे। देखिए, हिंसा का समर्थन तो शायद ही कोई करे, और अब तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर भी जुड़ गया है। चीन से नेपाल, बिहार, उड़ीसा और बस्तर होते हुए तेलंगाना तक ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने का काम है, जो भारत को ही अस्थिर करने का काम है, और इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि आपकी विकास की अवधारणा क्या है, और क्या आप उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिनकी ज़मीनें आपने ले ली हैं, विशेषकर उनके संसाधन इस विकास की प्रक्रिया में छीने जा रहे हैं। आपके सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि ये हमें परेशान नहीं करते, शायद इसलिए कि हम ये संदेश देने में सफल रहे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें उनका अहित नहीं है। त्यागी जी अब अचानक उत्साह में आ गए। उन्हें लगा कि उन्हें भी कुछ कहना चाहिए। उन्होंने ढेर सारे वादे कर डाले। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि वो इस क्षेत्र को विशेष मदद करे। अगर आप चाहेंगे तो मैं केंद्रीय संस्थान से सर्टिफिकेशन की बात कर लूँगा, उससे बच्चों को नौकरी में मदद मिलेगी। हम लोग लैंड रिकॉर्ड्स का काम भी कर सकते हैं। आखिर लोगों को सिर्फ खसरा निकलवाने के लिए कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता है, आदि आदि। कार्तिक ऐसे वक्तव्य कई बार सुन चुका था। उसने बस इतना ही कहा, त्यागी जी, ये एक जिला ही केरल राज्य के बराबर है। अगर आप कुछ कर सकें तो अच्छा होगा, लेकिन कल स्टेट लेवल मीटिंग में आप ये बातें कह ज़रूर दीजिएगा। तो ये इसका एक प्रोग्रेस है। त्यागी स्टेट लेवल मीटिंग में कुछ नहीं कहते और सब लोगों को झूठे आश्वासन दे के दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ लेते हैं। तो इसका एक और दोस्त है जो इससे ज़्यादा मैच्योर्ड है कार्तिक से, और वो कभी कभी उससे कंसल्टेशन करता है। तो तीसरा संवाद जो है ये कार्तिक और उसके दूसरे दोस्त के बारे में है, जो बताता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ मित्र, ये तुम्हारे पीपीपी का अंत है। तो मैं तीसरा हिस्सा पेश करता हूँ। त्यागी के दौरे को सफल माना गया था। त्यागी के सफल दौरे और उसके द्वारा की गई भरपूर प्रशंसा के बाद भी कार्तिक का मन भर नहीं पाया। उसे अंत में त्यागी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। त्यागी ने क्यों सरकार की ओर से कोई वादा नहीं किया? पहले तो उसके मॉडल को हाईजैक किया गया, फिर उसे कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया। इसके बावजूद वह इसे अपने काम मानकर जिम्मेदारी के साथ करता चला जा रहा था। अब उसने नेटवर्क खड़ा कर दिया तो सरकार उसे कोई सेवाएं भी नहीं दे रही है। चलो कम से कम बात तो ईमानदारी से करो, तो वो भी नहीं। ऐसी मनोदशा में जब त्यागी का मेल आया कि भारत सरकार सुविधा केंद्रों को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला करने जा रही है जिसमें उसे आना है और अपने काम के बारे में बताना है, तो उसका मन शंका और अपेक्षा दोनों से भर उठा। वो तय नहीं कर पा रहा था कि जाए या न जाए। न जाएगा तो देश के सामने अपनी सफलता का मॉडल रखने से चूक जाएगा और पूरी बात त्यागी के हाथ में चली जाएगी, और अगर जाता है तो एक बार फिर उसके सारे विचार हाईजैक हो जाएंगे। इसी दुविधा में उसने अपने दोस्त अवस्थी को एक बार फिर से फ़ोन किया। यार आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। अवस्थी के आने पर उसने उसे अब तक की पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। अभी उसने त्यागी के दौरे का जिक्र किया ही था कि अवस्थी ने कहा, ठहर, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। कार्तिक ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। अवस्थी कह रहा था, त्यागी जब तुझे एयरपोर्ट में मिला तो उसने जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था। वो अपने अंदाज में बिल्कुल कैजुअल और मिलनसार था। बिल्कुल ठीक। फिर उसने कामकाजी व्यक्ति की अधीरता दिखाई और एक ईमानदार अफसर की तरह सीधे फील्ड में जाने का जल्दी की। राइट। फील्ड में उसने लोगों से खूब दोस्ताना व्यवहार किया और खोद खोद के सारी जानकारी ली। बिल्कुल सही यार। रात की चर्चाओं ने राजनीतिक मोड़ लिया
जिसमें त्यागी जनता का पक्षधर दिखा? क्या बात है यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम वहाँ थे। क्लोजिंग बैठक में उसने कोई कमिटमेंट नहीं किया और फुर्ती से बाहर निकल लिया। बिल्कुल, अब वो एक राष्ट्रीय बैठक कर रहा है और तुम्हें उसमें बुला रहा है। दैट्स राइट। मुझे उसका पूरा व्यवहार बहुत ही अटपटा लग रहा है। मैंने यही चर्चा करने के लिए तुम्हें बुलाया था कि इस बैठक में मैं जाऊं या ना जाऊं। अवस्थी अपनी पूरी बातचीत के दौरान मुस्कुराता रहा था। अब उसने कहा, पार्टनर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये तुम्हारे पीपीपी के खात्मे की शुरुआत है। कैसे? मैंने तुम्हारे इस त्यागी के बारे में थोड़ी खोजबीन की है। ये नॉर्थ ईस्ट कैडर का आईएएस अफसर था, वहाँ किसी कांड में फंसता, इसके पहले इसने नौकरी छोड़कर एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। तब से ये इधर उधर एनजीओ सेक्टर में घूमता रहता है। अभी एक एनजीओ से लगभग निकाल दिए जाने के बाद ये बेरोजगार होने ही वाला था, इसके भाग से छींका टूट गया। इधर राजशेखर को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो सरकार को भी जानता हो और एनजीओ को भी। बस त्यागी फिट हो गया। पार्टनर, इसे इसलिए ही लाया गया है कि समय आने पर तुम्हारे प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया जाए, वो इसमें मदद करे। ये मुझे राधेश्याम शर्मा की याद दिलाता है। कौन राधेश्याम शर्मा? इसके जवाब में मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूँ। फिर उसने अपना अनुभव सुनाना शुरू किया। तुम जानते ही हो कि मैं साक्षरता आंदोलन में काम करता था। पहले हम लोगों को लगता था कि लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना एक पुण्य का काम है। वो उन्हें अपने जीवन की चुनौतियों का ठीक से सामना करने के लिए तैयार करता है। हम सबका दायित्व है कि जो जीवन में आगे बढ़ गए हैं और उन्हें पीछे छूट गए लोगों को साथ साथ में लें। इस भावना के तहत हम छुट्टियों में भी लोगों को पढ़ाते थे। हमें उसमें आनंद भी आता था। कार्तिक ध्यान से सुन रहा था। फिर केरल के कुछ मित्रों ने इस प्रक्रिया में मूल परिवर्तन लाया। उन्होंने इसे गति प्रदान की। एर्नाकुलम जिले में कैंपेन के आधार पर साक्षरता अभियान शुरू किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया गया। अभियान को परियोजना की शक्ल दी गई और साल भर के भीतर वो संपूर्ण साक्षर जिला बना। मैं उसे देखने गया था। जैसा कि होना ही था, भारत सरकार की निगाह उस प्रयोग पर पड़ी और उन्होंने इसे हाईजैक कर लिया। हाँ, मैं जानता हूँ, वो भी एक तरह का पीपीपी था। हाँ, पीपीपी। सरकार को लगता था कि वो इसके बहाने पूरे देश में अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। उस समय केरल में वाम की सरकार थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री को लगता था कि वे समय आने पर वाम की मदद से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने इसे राष्ट्रव्यापी बनाया और वाम को आगे किया। हम लोग जो पहले से ही अपने दायित्व की तरह इस काम को कर रहे थे उसमें शामिल हुए। जाने कितने युवा लड़के लड़कियां नौकरी और कैरियर की आकांक्षा छोड़कर बदलाव के इस काम में लगे। हर समय युवा बड़ी संख्या में बदलाव के पक्षधर होते हैं। उनके सहारे हमारी संस्था उस काम का केंद्र बन गई थी। फिर अपने प्रदेश में राधेश्याम शर्मा आए। वही युवा आईएएस ऑफिसर जिससे लोग डरते हैं? हाँ, वही। जब उसकी पोस्टिंग हुई तो हम लोग प्रदेश में काम संभाल रहे थे। सैकड़ों युवा उससे स्वयंसेवी ढंग से जुड़े हुए थे। हज़ारों नाट्य दल खड़े किए गए थे जो कैंपेन का काम कर रहे थे। गीत और नाटक लिखे जा रहे थे। युवाओं के अलावा लेखक पत्रकार भी इस काम से जुड़ रहे थे। सबसे पहले राधेश्याम शर्मा ने हमारी प्रशंसा करना शुरू किया, वैसे ही जैसे राजशेखर और त्यागी ने हमारी प्रशंसा करना शुरू किया था। बिल्कुल। देखो, जब भी कोई सरकारी अफसर आपकी ज़्यादा प्रशंसा करे तो उससे डरो। फिर एक दिन सुबह वो मेरे घर आया। पैंट और कुर्ते में वो इतना सादा और सरल आदमी लग रहा था जैसे इससे भला आदमी कोई होगा ही नहीं। वो सोफे से उठकर नीचे ज़मीन पर बैठ गया, बिल्कुल मेरे चरणों के पास। फिर उसने परियोजना निर्माण की बारीकियों को समझना शुरू किया जो उसे नहीं मालूम थी। बीच बीच में हम चाय भी पीते जा रहे थे। आखिर जब दोपहर होने को आई तो उसने कहा, अवस्थी जी, हम एक बार किसी ज़िले में चलें? फिर मैंने उसे 2-3 ज़िले दिखाए। हम सुबह से रात तक घूमते थे। उस सुबह शाम लग रही साक्षरता कक्षाओं में जाते थे। बस्तियों में, दलित और मुस्लिम बस्तियों की विशेष कक्षाओं में, स्वयं सेवकों और जनप्रतिनिधियों के बीच। दोपहर में भूख लगने पर किसी ढाबे में या किसी स्वयंसेवक के घर खाना खा लेते। राधेश्याम अफसरों से भी पूछताछ करते जाते। उस समय मैं थोड़ा पीछे रहता। लगभग 1 महीने में उन्होंने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। और तब उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने एक प्रांत स्तरीय बैठक आयोजित की जिसमें हम लोगों को नहीं बुलाया गया। इस बैठक में उसने निर्णय लिया कि अब परियोजना सीधे सरकार द्वारा यानी राधेश्याम शर्मा द्वारा संचालित की जाएगी और हमारी संस्था का उसमें कोई रोल ना होगा। अरे,
उधर भारत सरकार ने भी धीरे धीरे परियोजना का स्वरूप बदलना शुरू किया। जब साक्षरता आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलने लगी तो पूरे भारत के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग का प्रोजेक्ट बनाया गया, जो स्वीकृत भी हो गया। करीब 1-2 सालों में पूरी परियोजना सरकार के हाथों में चली गई। हालांकि पीपीपी के नाम पर उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़े रखा गया, पर उसमें से जनता का स्वतः स्फूर्त उत्साह और रचनात्मकता जाती रही। अब वो एक ऐसा बंजर मैदान थी जिसमें सरकार अपने घोड़े दौड़ा रही थी। वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजना, जिसमें सरकारी अधिकारी सरकारी ढंग से खेल सकते थे। धीरे धीरे करके स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अलग कर दिया गया और परियोजना पूरी तरह कलेक्टरों के हाथ में चली गई। पहले वो जन आंदोलन था, अब वो परियोजना थी। उन सब युवाओं का क्या हुआ जो उससे जुड़े हुए थे? वे सब सड़क पे आ गए। उन्हें नए सिरे से अपने जीवन का रास्ता खोजना था। सरकार ने वर्ल्ड बैंक से ढेर सारा पैसा लिया, उसे सरकारी तौर पर कलेक्टरों को सौंप दिया गया। उन्होंने उसे सरकारी रूप से खर्च किया। अंत में पूरी परियोजना की हवा निकल गई। भारत सरकार के महानिदेशक कॉमनवेल्थ के नेता बन गए और एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ले आए। फिर क्या? मैं पीपीपी का दूसरा पी था। अब मैं एक स्कूल और नाट्य मंडली चलाता हूँ और शिक्षा में नाट्य प्रयोगों में काम करता हूँ। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर अवस्थी ने कहा, देखो कार्तिक, अपने लंबे अनुभव से मैंने ये जाना है कि प्रत्येक पीपीपी की एक साइकिल होती है। वो शुरू इसलिए होती है कि प्रत्येक सरकार 2-3 साल में अपने आप को बांझ महसूस करने लगती है, जबकि जनता रचनात्मक बनी रहती है। रचनात्मक बने रहना जनता की ज़रूरत भी है और फितरत भी। फिर कोई रचनात्मक प्रयोग बड़ा हो जाता है। सरकार, जिसकी निगाह हर समय ऐसे प्रयोगों पर रहती है, उसे लपक लेती है। फिर वो उसे और बड़ा करती है, इतना कि वो मूल प्रयोगकर्ता के हाथ से निकल जाए। फिर वो उसे हथिया लेती है। उन्हें भी अपना धन, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से धन आता है, उन्हें भी अपना धन किसी न किसी को देना ही है। उसका तिया पाँचा किया जाता है, श्रेय और इंटरनेशनल पोस्टिंग लूटे जाते हैं। उसके बाद फिर पीपी के लिए नए आइडिया की शुरुआत तलाश की जाती है। पीपीपी की सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, प्रोजेक्ट अधूरे छूट जाते हैं और जहां उत्साह था, समृद्धि का संचार होना था, वहां निराशा फैल जाती है। पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नए सिरे से नए विचार के साथ पीपीपी शुरू करती है। पर उससे समृद्धि और आनंदपूर्ण विकास के रास्ते भी तो खुल सकते थे। हाँ, अगर सरकार पूरी ईमानदारी बरतती। पर कई बार प्राइवेट भी तो बेईमानी करते हैं। हाँ, करते हैं, पर जीत हर समय सरकार की होती है। पीपीपी में हर समय वो बड़ी पार्टनर होती है और पलड़ा उसी की तरफ झुकता है, सिवा एक परिस्थिति के। कौन सी? तब जबकि प्राइवेट सरकार से बड़ा हो जाए। अब हमारे देश में कुछ प्राइवेट इतने बड़े हो गए हैं कि वो सरकार के साथ खेल लें और जीत जाएं, पर अधिकतर सरकार ही जीतती है। कार्तिक चुप रहा। अवस्थी थोड़ी देर रुका, फिर बोला, और तुम क्या समझते हो, सरकार कोई समाज सेवा कर रही है? पार्टनर, अब सरकार ही सबसे बड़ी कॉरपोरेट है। जनता का धन, उसकी मेहनत, उसकी ऊर्जा अंततः सरकार में या किसी बड़े कॉरपोरेट में समाहित हो जाती है। दोनों एक ही बात है। तो क्या कहते हो, त्यागी की बैठक में जाऊं कि नहीं जाऊं? तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। नहीं जाओगे तो जो बचा कुचा क्रेडिट है वो भी त्यागी ले लेगा। तुम जाओ और प्रेजेंटेशन करो, पर अब इस परियोजना में तुम्हारा कोई भविष्य मुझे नहीं दिखता। इसलिए मेरा एक सुझाव है। क्या? अपने सारे सुझाव तुम वहाँ मत दे आना। जो त्यागी ने देख लिया सो देख लिया, पर तुम रचनात्मक आदमी हो और तुम्हारे पास और भी आइडियाज़ होंगे। त्यागी को अभी तैयारी करने में 1 आध साल लगेगा, तब तक तुम नए विचार विकसित करो। आगे तुम्हें उससे अलग होना ही पड़ेगा। कार्तिक ने अपने आप को आलोकित महसूस किया। धन्यवाद मित्रों, ये 3 हिस्से थे। क्योंकि किताब सपनों के बारे में है और एक बहुत छोटा सा सपना भी इसमें है, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ जिससे आपको लगे कि सपना कैसे सूत्रधार की तरह इसमें उपयोग में आया है। तो ये मेरा वाकई अंतिम पार्ट है। अब एक बार फिर कार्तिक को नए सपने आना शुरू हुए। वो किसी अनजान शहर में पहुंच गया है जिसमें अचानक किसी काम से उसे घर के बाहर निकलना पड़ता है। वो अनजानी सड़कों से होते हुए गलियों तक पहुंच जाता है। गलियों के भीतर गलियां हैं जो किसी बाजार में खुलती हैं। बाजार उसको जाना पहचाना लगता है।
गलियां कभी पुराने भोपाल जैसी और कभी पुराने आगरे शहर जैसी लगती हैं। यूं वे देश के किसी भी शहर की हो सकती थीं। उनकी कोई निश्चित पहचान नहीं थी। दुकानों से झांकते दुकानदार पूछते क्या चाहिए, और वो कहता कुछ नहीं, बस यूं ही। दुकानदार कई बार झिड़कते कुछ नहीं चाहिए तो आगे बढ़ो। घूमते घूमते वो किसी पुराने किले या स्मारक में पहुंच जाता, जो कुछ कुछ औरंगाबाद या दिल्ली के गुंबद वाले स्मारकों की तरह दिखता। वो अन्य पर्यटकों के साथ भटकता जब तक कि बंद होने का समय नहीं आ जाता और सीटियां न बजने लगती। गार्ड आवाज़ लगाते बंद हो गया, बंद हो गया। वो बाहर आता, लौटने के लिए बस या टैक्सी की तलाश करता, जो दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती। वो एक बार फिर भटकने लगता। दूर से एक ऑटो रिक्शा को देखकर हाथ हिलाता, दूसरा हाथ जेब में डालता, पर ये क्या, जेब में तो एक भी पैसा ही नहीं है। वो यूं ही बाहर निकल आया था। अनजाने शहर में गुम हो जाने की फीलिंग तीव्रता से घर कर जाती। वो घबराहट से भर जाता। इधर से फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ती। वो फ़ोन उठाता। पत्नी पूछती कहाँ हो। अनजाने शहरों और गलियों तक किलों में गुम हो जाना, जेब में पैसा न होना और फ़ोन नंबर याद न आने जैसे संकट उसे परेशानी से भर देते। वो वापस लौट नहीं पाता। कभी कभी तो कहाँ लौटना है ये भी भूल जाता। वो एक अंतहीन भटकाव जैसा होता, जो घबरा कर नींद खुलने पर ही खत्म होता। सपनों की एक दूसरी श्रृंखला रेलगाड़ियों की थी। वो ट्रेन से पानी लेने नीचे उतरा है और गाड़ी चल पड़ी। वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है, भागता जा रहा है, पर पकड़ नहीं पाता। कभी कभी वो अकारण ही गाड़ी से उतरकर दूसरी ओर जाने की कोशिश करता, जो विपरीत दिशा में थोड़ी दूर पर खड़ी होती। वो उसकी ओर बढ़ता, पर वो आगे चलने लगती। वो पटरियों पर दौड़ने लगता। आखिरी डिब्बे पर लगे क्रॉस के निशान के पीछे पीछे, पर उसे पकड़ नहीं पाता। कई बार वो प्रवेश कर लेता तो भीतर बैठने की जगह न होती। वो पूरी ट्रेन में एक डब्बे से दूसरे डब्बे के बीच भटकता रहता। अचानक बीच खेत में गाड़ी रुकती। वो गाड़ी से उतरकर डब्बा बदलने की कोशिश करता, पर गाड़ी कहाँ थी, वो तो जा चुकी थी। गाड़ी छूटने, फ्लाइट छूटने, लेट हो जाने के इतने स्वप्न उसके दिमाग में इकट्ठा हो गए थे कि वे एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होते रहते। नींद खुलने पर वो चैन के सांस लेता। इसी तरह एग्जामिनेशन हॉल के सपने थे। वो फिजिक्स की तैयारी करके जाता, लेकिन पर्चा गणित का आ जाता। वो गणित की तैयारी करता, पर ऐसे सवाल आ जाते कि उससे एक भी सवाल हल नहीं होता। कभी कभी तो उसे भरोसा ही नहीं रहता कि उससे अपनी डिग्री की परीक्षा पूरी की भी थी कि नहीं की थी। लगता अभी भी अंतिम वर्ष का इम्तिहान बाकी है। वो अपने इंजीनियरिंग संस्थान के गलियारों में घूमता, इस डर से कि कहीं परीक्षा न हो जाए, क्योंकि अब तो वो पेपर्स के नाम तक भूल चुका था। ये सारे सपने उसकी वर्तमान परिस्थितियों में गहन असुरक्षा को दर्शाते थे। अपने से ज़्यादा वो अपने सहयोगी के बारे में सोचता था, जो उसके साथ उसके भरोसे इतनी दूरी तक आ गए थे। जितना वो सोचता था, उतना राजशेखर और त्यागी के प्रति उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।